Well, hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha, and this is Mihir Thakur, and today we are going to discuss a very important topic. देखो, आज हम लोग बात करेंगे बेल एंड पैरोल के बारे में। इसके बीच में क्या डिफरेंसेस होता है, इसका क्या एक्चुअली में मीनिंग होता है ना। जो मान के चलो कि कभी किसी के ऊपर कोई केस होती है, कोई क्रिमिनल केस होता है, उसको जेल होती है, उसके ऊपर ट्रायल होता है कोर्ट के अंदर, तब आपने कई बार ये बेल और पैरोल जैसे वर्ड सुने होंगे, टर्म सुने होंगे। तो कई लोगों को इससे रिलेटेड कई सारे कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज हम सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो समझेंगे हम लोग बेल और पैरोल की मीनिंग एक्चुअली क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रोसीजर क्या होता है, और इसके टाइप्स कितने हैं, कितने तरीके का बेल होता है, कितने तरीके का पैरोल होता है, किस किस को क्या क्या मिलता है, कैसे लिया जा सकता है बेल, है ना, पैरोल कैसे लिया जा सकता है, कोर्ट की इसमें क्या रोल होती है, आपको किससे परमिशन लेना होगा, किससे नहीं, आपकी बेल कौन कैंसिल कर सकता है, कौन आपके बेल को अप्रूव कर सकता है। और उसके बाद हम लोग इसके सेक्शंस और केसेस को भी देख लेंगे एक बार साथ ही साथ। तो इस वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड यानी कि बेल और पैरोल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और कोई भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में नहीं रहेगी। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स बिगिन। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेल के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बेल को कंप्लीट करेंगे और फिर हम बेल के बाद पैरोल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ बेल एंड इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे कि कितने तरीके का बेल जो है वो किसी भी को किसको मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। तो बेल जो होता है एक्चुअली क्या होता है, देखो, बेल डिनोट्स प्रोविजनल रिलीज ऑफ अक्यूज्ड इन अ क्रिमिनल केसेस, ठीक है। किसी भी तरीके का क्रिमिनल केस किसी के ऊपर चल रहा है तो बेल किसको मिलता है, बेल उसको मिलता है कि मान के चलो आपके ऊपर किसी तरीके का एफआईआर हो गया, ठीक है, आप पे केस हो गई, आपको अरेस्ट होने का वारंट आ गया। उसके बाद आपके ऊपर क्या होता है कि कोर्ट में ट्रायल चलती है। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी अरेस्ट के बाद 24 घंटे के अंदर उस एक्यूज्ड को क्या किया जाता है, कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ से ट्रायल चलती है यानी कि सुनवाई होती है किसी भी केस पे। तो जब किसी भी अक्यूज्ड का सुनवाई चल रहा हो या सुनवाई से पहले, है ना, ट्रायल इज़ पेंडिंग यानी कि ट्रायल पेंडिंग हो कोर्ट के अंदर में, उस वक्त जो है वो बेल मिलती है। कोर्ट के अंदर में अनाउंसमेंट जो जजमेंट होता है ना, जज जो जजमेंट देते हैं, फाइनल डिसीजन सुनाते हैं ना कि किसी को सज़ा सुना दी गई, यानी कि आप ओवरऑल ये समझो कि किसी भी अक्यूज्ड को सज़ा सुनाने से पहले बेल मिल सकती है, सज़ा सुनाने के बाद नहीं, ठीक है। तो जब ट्रायल पेंडिंग हो और जब जज का जजमेंट नहीं आया हो उससे पहले जो है वो बेल मिलता है, ठीक। बेल 3 तरीके का होता है। एक होता है, देखो, रेगुलर बेल, एक इंटरिम बेल और एक एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। अब हम इन तीनों में अंतर समझने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरिम बेल की। इंटरिम बेल क्या होता है, इंटरिम बेल इज ग्रांटेड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज ग्रांटेड बिफोर हियरिंग फॉर द ग्रांट ऑफ रेगुलर और एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। इंटरिम बेल जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक। जैसे कि मान के चलो कि किसी के ऊपर कोई केस हुई, उसके बाद तुरंत बेल चाहिए तो उसको हम इंटरिम बेल कहते हैं, ठीक है। और उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखा जाता है, तब तक दिया जाता है इंटरिम बेल जब तक आप मान के चलो रेगुलर बेल या एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दे चुके हो, उस पर हियरिंग चले उससे पहले ही आपको इंटरिम बेल मिल सकती है। लेकिन अगर हम एंटीसिपेटरी बेल की बात करेंगे तो एंटीसिपेटरी बेल मिलती है इफ़ एनी पर्सन हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट ही और सी मे बी अरेस्टेड फॉर नॉन बेलेबल वारंट्स, ठीक है। अगर किसी को मान के चलो अरेस्ट किया गया और उसको ऐसा लगता है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के द्वारा उसको अरेस्ट किया गया है किसी भी ऐसे केस पे, तब वो जो है वो अप्लाई कर सकता है सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। सेशन कोर्ट क्या होता है, सेशन कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जहाँ पे क्रिमिनल केसेस चलती है, ठीक है। उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए, ठीक है। याद रखना ये ट्रायल से पहले की बात होती है, जब आपकी ट्रायल ख़त्म नहीं होगी या ड्यूरिंग द ट्रायल आपको इंटरिम बेल के बाद एंटीसिपेटरी बेल मिलता है, ठीक। और इस बेल को देने का जो सेक्शन है वो हमारे सीआरपीसी के अंदर में दिया हुआ है। 438 सेक्शन जो है सीआरपीसी का यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसमें ये बताया गया है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। अब देखो, सीआरपीसी और आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, इसमें क्या डिफरेंसेस होता है इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जा करके देख सकते हो। तो वहाँ से आपकी डाउट्स जो भी होगी और भी ज़्यादा वो क्लियर हो जाएंगी। आई थिंक आपको एंटीसिपेटरी बेल समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं अब देखो, अब हम बात करेंगे रेगुलर बेल की, ठीक है। और ये भी बात करेंगे कि क्या हमें रेगुलर बेल लेना ज़रूरी है अगर हमारे पास ऑलरेडी एंटीसिपेटरी बेल मिल चुका है हमें, तो
तो ये समझना जरूरी है। देखो, अगर आपको ऑलरेडी एंटीसिपेटरी बेल मिल चुका है तो आपको रेगुलर बेल लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नो, यू डोंट नीड टू टेक रेगुलर बेल। योर एंटीसिपेटरी बेल शैल रिमेन वैलिड टिल द ट्रायल प्रोसीजर एंड। ठीक है, ये जो एंटीसिपेटरी बेल होता है ये कब तक के लिए वैलिड होता है? जब तक कि आपका जो ट्रायल है कोर्ट के अंदर में वो कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड, यानी कि जब तक प्रोसीजर उसका खत्म नहीं होगा तब तक एंटीसिपेटरी बेल आपके हाथ में रहेगी। या फिर अगर मान के चलो अनलेस द कोर्ट कैंसल इट, अगर कोर्ट चाहेगी तो उस ट्रायल से पहले भी आपकी एंटीसिपेटरी बेल को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, इस केस में जो है एंटीसिपेटरी बेल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली रेगुलर बेल में एट द इंस्टेंस ऑफ द कोर्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आ सकता है कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो कैंसिल हो सकता है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कैंसिल हो सकता है। यस, एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल द कोर्ट इम्पोजेस सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, देखो जब एंटीसिपेटरी बेल आपको मिलती है तो उस वक्त कोर्ट जो है वो आपके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाती है कि आपको ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे रहना है और ऐसे ऐसे अपनी सारी चीज़ें करनी है। तो वो टर्म एंड कंडीशन कोर्ट के द्वारा लगाई जाती है। अगर उस टर्म एंड कंडीशन को आप फुलफिल नहीं करते हो या फिर उसको वायलेट करते हो किसी भी तरीके से, तब जो है कोर्ट जो है उसको एंटीसिपेटरी बेल को कैंसिल कर सकती है। सेकेंडली, कैंसिल करने का क्या कारण हो सकता है? रिसीविंग एन एप्लीकेशन। देखो, अगर मान के चलो आप पे कोई केस हो गई, तो आप पे कोई केस हुई होगी तो तभी हुई होगी जब किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई होगी पुलिस स्टेशन में। तो कंप्लेनेंट जो होता है, जिसने आपके खिलाफ कंप्लेंट करवाई है, वो अगर एप्लीकेशन देता है कोर्ट के अंदर में कि जिसके मान के चलो आपके ऊपर केस हुई है तो आपका जो बेल है उसको कैंसिल कर दिया जाए, या फिर जो प्रोसिक्यूशन है, जो वकील है, वो आपके अगेंस्ट में जो है एप्लीकेशन दे देता है कोर्ट में कि आपका एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल कर दिया जाए। उसके बाद अगर कोर्ट को लगेगा कि ये नेसेसरी एप्लीकेशन है और इसका कहना जायज़ है, तब जाकर के आपका एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हो सकता है। तो ये जो रीजंस है, ये जो कारण है, इन सभी क्राइटेरिया में आपकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हो सकती है। देखो, अब जो है वो कई सारे लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन उठता है कि कई बार आपने एक केस सुना होगा, कोई ऑफेंसेस सुनते होंगे जो कि कोई अपराध होता है, उसमें ये कहा जाता है कि ये जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें कि बेल नहीं मिल सकती। ठीक है, तो क्या नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिल सकता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार माइंड में आती है। तो यस, अक्यूज्ड बेल जो है नॉन बेलेबल में भी मिल सकता है। उसका क्या प्रोसीजर है वो देखो। यस, अक्यूज्ड कैन गेट बेल फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। सेम जैसे कि पहले मैंने बताया, डिपेंडिंग अपॉन सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड विद द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। बेल इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिल सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से। ठीक है, वहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिल सकती है। लेकिन जो बेलेबल ऑफेंस होता है वहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन से बेल मिल सकती है। वहाँ के जो ऑफिसर होंगे वो आपको बेल दे सकते हैं। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस स्टेशन से नहीं, बल्कि आपको सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से जो है वहाँ से बेल लेना होगा। लेकिन उस पर भी देखा जाता है कि कितना सीरियस ऑफेंस किया गया है। अगर मान के चलो कि कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत सीरियस अपराध हुआ है, तो उस पर बेल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लगभग ना के बराबर। लेकिन अगर अपराध का सीरियसनेस थोड़ा कम है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा अपराध नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर कोई आता है केस, तब वहाँ पे आपको कोर्ट के द्वारा ये चीज़ दी जाती है। लेकिन ये भी कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे रूल है, कोर्ट को ये डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि वो चाहे तो आपको बेल दे सकती है नॉन बेलेबल ऑफेंस पे, या फिर नहीं दे सकती है। तो इसलिए लिखा गया है कि बेल जो है वो रूल है, क्योंकि आपको बेल एंटीसिपेटरी कब मिलती है? बेल तब मिलती है जब आपका ट्रायल चल रहा होता है, तब तक आप अक्यूज्ड होते हो, जब तक आपको सज़ा ये सुना नहीं दी जाती है, तब तक कोई भी आपके ऊपर ये नहीं कह सकता कि आप कल्प्रिट हो, आप किसी भी तरह का गुनहगार हो, जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होती है। तो बेल क्या है? उस ड्यूरिंग का क्या है? रूल है। रूल है, उसको निभाना ही ज़रूरी है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, कानून में ही ये दिया गया है। जेल क्या है? जेल तो एक्सेप्शन है, वो तो अपवाद है, वो तब होगी जब आपको सज़ा सुना दी जाएगी। तो बेल क्या होता है? रूल है, और ये जो है नियम है बेल का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे पैरोल के बारे में। देखो, पैरोल बेल से काफ़ी अलग होता है। पैरोल की मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पैरोल क्या होता है एक्चुअली। पैरोल तब मिलता है जब आपका ट्रायल कंप्लीट हो गया हो और जजमेंट दे दिया गया हो कोर्ट के द्वारा, जज के द्वारा आपको सज़ा सुना दी गई हो, और उसके बाद आप जब जेल चले गए, ठीक है, कोई भी इंसान अगर जेल चला गया, उस वक्त आपको जेल के अंदर
यानी कि कोई भी प्रिजनर है, कोई कैदी है, उसको अगर बाहर निकलना हो उसके लिए पैरोल लिया जाता है। ठीक है, यानी कि आपने समझ गया होगा यहाँ तक कि बेल कब मिलती है, जब आपका ट्रायल चल रहा होता है, बिफोर द ट्रायल इज़ एंडिंग। लेकिन पैरोल कब मिलता है, ट्रायल के बाद, जब किसी भी प्रिजनर को, किसी भी लोग को सज़ा सुना दी गई हो, वो जेल चला गया हो, उसके बाद जो है वो पैरोल पे ही बाहर निकलता है, तब बेल नहीं मिलती है। ठीक है, और पैरोल जो है वो टेम्पररी मिलता है। टेम्पररी कब मिलता है, स्पेशल पर्पस पे, कंप्लीट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जब तक आपका सज़ा ख़त्म नहीं होगा उससे पहले आपको कुछ समय के लिए जो है वो पैरोल दिया जाता है, ऑन द प्रॉमिस ऑफ गुड बिहेवियर। यानी कि जब आपको पैरोल लेना होता है तो आपको प्रॉमिस करना होता है पेपर पे, यानी कि जो प्रोसेस होता है उस पर, कि आप बिहेवियर अपना गुड रखोगे, और इसी प्रॉमिस पे जो है पैरोल मिलता है। सच अ प्रॉमिस इज नोन एज वर्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, इस प्रॉमिस को वर्ड ऑफ ऑनर के नाम से जाना जाता है, जो कि पैरोल ऑर्डर में दिया जाता है। ये वर्ड ऑफ ऑनर है, इसको कहाँ से लिया गया, ये वर्ड ऑफ ऑनर को जो है फ्रेंच वर्ड जे डोने मा से लिया गया था, जिसका मतलब होता है आई गिव माई वर्ड, यानी कि मैंने अपना जुबान दे रखा है, मैंने अपना शब्द दे रखा है कि मैं गुड बिहेवियर के प्रॉमिस करता हूँ, इस पे ही मुझे पैरोल चाहिए और तभी पैरोल मिलता है, जिसका मतलब ही होता है वर्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, आई गिव माई वर्ड, एंड इसी को वर्ड ऑफ ऑनर कहा गया। क्योंकि जब पैरोल शुरुआत हुई थी इतिहास में एक समय पे, तो उस वक्त जो है वो ये वर्ड यूज़ किया जाता है। जो प्रिजनर्स होते थे, वॉर जब होती थी तो उसके बाद क्या होता था कि जो अगर कोई ऑपोजिशन है जो वॉर में है वो हार गया, उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से लोगों को प्रिजनर बना लिया जाता था जीतने वाले लोगों के द्वारा। तो उसके बाद जो है वो जो कैप्चर करते थे जो लोग, है ना, जिसको हम कैप्टर कहते हैं, यानी कि जिसने पकड़ रखा है, तो प्रिजनर्स जो होते थे वो उनको जुबान देते थे, यही वर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था, और तब जाकर के उनको प्रॉमिस के बेसिस पे जो है वहाँ पे रिलीज़ किया जाता था। इसी को हम पैरोल कहते हैं। तो तब से जो है वो पैरोल चलती आई है, और अब हमारे कानून में भी पैरोल है। ठीक है, तो पैरोल कब मिलती है, पैरोल मिलती है तब जब किसी को सज़ा हो चुकी होती है, यानी कि जब कोई कैदी होता है तब। अब देखो, जो पैरोल दिया जाता है वो ग्रांट किया जाता है रूल मेड अंडर प्रिजन एक्ट 1894 और प्रिजन एक्ट 1900, यानी कि ये दोनों कानून है, इसके अंदर में पैरोल के बारे में दी गई है। लेकिन अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर में इसकी गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करते हैं, जगह जगह पे अपने अपने हिसाब से इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हुए डिसीजन दिया जाता है कि क्या रूल होगा उनके यहाँ पैरोल का। तो हर स्टेट में एक जैसा रूल पैरोल का नहीं होता है, अलग अलग स्टेट में अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग स्टेट को देखते के हिसाब से बनाते हैं, और ये भी तय करते हैं कि किस केस पे जो है वो पैरोल दी जाएगी और किस पे नहीं दी जाएगी। और ये डिसीजन जो है वो लिया जाता है किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये डिसीजन कब लिया जाता है, इसका एक कानून है, उसके तहत द प्रिजन बॉम्बे फॉर लॉक एंड पैरोल रूल 1959, ये इनैक्ट करता है किसी भी गवर्नमेंट को और पावर देता है रूल बनाने के लिए। किस एक्ट के अंदर, सेक्शन 59 का क्लॉज 5 जो है प्रिजन एक्ट 1984 का, ये वाला, इसके तहत ये कानून बनाया गया, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि वो अपने स्टेट में जो है वो पैरोल के ऊपर में किसी भी तरीके का कानून बना सकती है। ओके, देखो, अगर हम सिंपल वर्ड में यही कहें तो पैरोल इज़ अ प्री मेच्योर कंडीशनल टेम्पररी रिलीज ऑफ प्रिजन ऑन टर्म ऑफ abiding by the condition along with the observance of certain restrictions to avail privileging of the return back to the society and socialize with family, friends, keeping in mind करेक्शनल थ्योरी एंड प्रिपेयरिंग टू रिटर्न बैक टू हिज सोशल लाइफ। मतलब यही होता है कि कोई भी कैदी अगर मान के चलो है तो उसको पैरोल के इसलिए दिया जाता है ताकि वो बाहर निकल करके अपने फैमिली फ्रेंड्स के किसी भी कोई भी तरीके का इवेंट हो रहा है तो उसमें वो अगर उसको जाना ज़रूरी है, वो भी हम समझेंगे कब कब दिया जाता है, तब जा कर के उसको वहाँ पे पैरोल दी जाती है ताकि वो अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल लाइफ से कम समय समय पे मिलता जुलता रहे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कई सारे कैदियों में देखा जाता है कि वो अंदर रहते रहते जेल के अंदर उनके अंदर काफ़ी सारे कह सकते हैं आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी काफ़ी देखने को मिलती है। तो पैरोल भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखो ये दिया गया है, इट इज़ मेरे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम बीइंग कीपिंग अ क्वांटम ऑफ सेंटेंस इनएक्टेड if the parole prisoner violate the condition on which they are released they may be returned back to the prison। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन के द्वारा जो है वो पैरोल दी जाती है। अगर जिस प्रिजनर ने किसी भी उस टर्म एंड कंडीशन को वायलेट किया या फिर किसी भी रूल को वायलेट किया तो उसका पैरोल ख़त्म कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है और वापस से उसको प्रिजन मतलब कि जेल के अंदर ला दिया जाता है, मतलब जेल हो जाती है उसको वापस से। ठीक है,
अब अगर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है पैरोल का, ठीक है, पैरोल की क्या ऑब्जेक्टिव होती है ये हम लोग समझ लेते हैं कि क्यों पैरोल दिया जाता है। पैरोल लीव्स एंड प्रोग्रेसिव मेजर फॉर द करेक्शनल सर्विस, ये एक तरीके का करेक्शनल सर्विस है। देखो मेन ऑब्जेक्टिव ये है रिलीज करने का किसी भी प्रिजनर को ऑन लीव एज पर रूल 1 का क्लॉज ए 19 ऑफ द प्रिजनर बॉम्बे फ्री लॉग एंड पैरोल रूल 1959 के तहत जो है वो पैरोल दिया जाता है। इसमें कुछ 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इनेबल किया जाता है प्रिजनर को कि वो अपना जो फैमिली लाइफ है और जो फैमिली मैटर्स है उसको वो कंटिन्यू करके रखे, है ना, मेंटेन कर पाए वहाँ पे जेल में रहने के बावजूद। कैदी अगर कोई है सज़ा काट रहा है तो फिर भी वो फैमिली और फ्रेंड्स को एक समय पे आकर के अपना कंटिन्यूटी वहाँ पे मेंटेन कर पाए, उनको टाइम दे पाए। टू सेव द प्रिजनर फ्रॉम ईविल इफेक्ट, कई बार जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रिजनर्स जेल में रहते रहते अलग अलग हरकतें करने लगते हैं और वो और ज़्यादा बुरा सोचने लगते हैं, और इसलिए उनको पैरोल दिया जाता है ताकि वो अपने सोशल लाइफ से टच बना के रख सके और उनका जो एक नेचर है वो ठीक तरीके से सोशलाइज होता रहे। टू इनेबल द प्रिजनर टू मेंटेन एंड डेवलप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इससे बिल्ड रहता है। एंड टू इनेबल द प्रिजनर टू डेवलप कंस्ट्रक्टिव होप एंड इंटरेस्ट इन लाइफ। देखो कई बार क्या होता है कि जेल में बहुत समय से रहने के बाद प्रिजनर्स के अंदर खुद में जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, तो इस वजह से पैरोल दिया जाता है ताकि उनको अपने लाइफ में इंटरेस्ट रहे, है ना, वो एक अपना कंस्ट्रक्टिव होप करके रखे कि नहीं मेरे बाहर फैमिलीज़ है, मेरे फ्रेंड है और हमें यहाँ से निकलना है अपना सज़ा ख़त्म करने के बाद और एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है। तो ये एक तरीके का करेक्शनल सर्विस है पैरोल का होना, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो हम बात करेंगे पैरोल के टाइप्स के बारे में। पैरोल के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक तो टाइप हो गया जिसमें हम रेगुलर पैरोल की बात करते हैं, दूसरा कस्टडी और इमरजेंसी पैरोल। देखो रेगुलर पैरोल मिलता है, एलिजिबल कौन होता है इसमें, फॉर लॉ ऑल प्रिजनर, ये याद रखना, ऑल प्रिजनर जितने भी कैदी हैं उन सभी को एलिजिबल फॉर लॉ शैल बी एलिजिबल फॉर रेगुलर पैरोल फॉर द फॉलोइंग स्टेटेड रीज़न। इन सभी रीज़न पे रेगुलर पैरोल जो है वो दिया जाता है। क्या है रीज़न? सबसे पहले अगर कोई महिला है और उसका अगर बच्चा डिलीवरी होने वाला है तब उसको उस टाइम में पैरोल दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे हाई रिस्क सिक्योरिटी रिस्क हो जाता है प्रिजनर्स के ऊपर। दूसरा कि कोई मान के चलो आदमी है, उसके बाहर कोई अगर फादर है, मदर है, कोई स्पाउस यानी कि उनकी पत्नी या फिर उसके पति, उनका बेटा, उनकी बेटी अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस किसी बीमारी से इल है, मतलब किसी बीमारी से उनको वो ग्रसित है, तब इस केस में पैरोल दी जाती है, रेगुलर पैरोल। तीसरा जो कंडीशन होता है वो होता है कि अगर कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ आ गई उनके गांव में, उनके घर के पास फ्लड आ गया या फिर घर गिर गई या अर्थक्वेक आ गया, तो इस कंडीशन में भी पैरोल दी जाती है। चौथा जो है टू परस्यू द फाइलिंग ऑफ स्पेशल लीविंग पिटीशन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट डिलीवरी बाय द हाई कोर्ट। यहाँ पे क्या होता है कि चौथा ये रीज़न है कि मान के चलो हाई कोर्ट में जो है जजमेंट दे दी गई, ठीक है, सज़ा सुना दी गई, तो उसके बाद आपको अपील करना होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो पैरोल की गुजारिश कर सकते हो कि आपको कम से कम पैरोल चाहिए ताकि आप इस केस को सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर पाओ। तो ये सभी चीज़ें होती हैं जिसमें हम रेगुलर पैरोल ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम दूसरे पैरोल के टाइप्स को देखते हैं तो इसमें हम बात करते हैं इमरजेंसी पैरोल एंड कस्टडियल पैरोल के बारे में। इमरजेंसी पैरोल क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या, पहले हमने देखा कि ऑल प्रिजनर्स को जो है रेगुलर पैरोल मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑल कन्विक्टेड पर्सन एक्सेप्ट फॉरेनर, ठीक है, फॉरेनर्स को छोड़ करके और उनको छोड़ करके जिनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई है यानी कि फांसी की सज़ा सुना दी गई है, इन दोनों टाइप के कैदियों को छोड़ करके ये जो पैरोल है इमरजेंसी पैरोल, कस्टोडियल पैरोल, ये बाकी और कैदियों को दी जाती है सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए। लेकिन रीज़न क्या होता है, अगर मान के चलो लाइक डेथ ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, स्पाउस, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, मैरिज ऑफ सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, अगर किसी का इनमें से मौत हो गया या फिर इनमें से किसी की शादी होने वाली है, तो ऐसे केस में जो है यहाँ पे इमरजेंसी पैरोल दी जाती है। याद रखना कि इस पैरोल को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है 14 दिन से, टू बी ग्रांटेड इन द इमरजेंसी पैरोल। इमरजेंसी पैरोल को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। इमरजेंसी पैरोल इज़ ग्रांटेड बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये पैरोल जो है ये एसपी के द्वारा जो है आपके ज़िले के अंदर जो एसपी होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनके द्वारा ग्रांट किया जाता है। यही रीज़न पे कि अगर मान के चलो किसी के डेथ हो गया, पेरेंटल ग्रैंड फादर है या फिर ग्रैंड मदर है, इनके केस में जैसे फादर है, मदर, स्पाउस, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, इनके भी डेथ पे, और ये जो है वो डिप्टी आईजी फॉर द रीज़न ऑफ द मैरिज ऑफ सन, ठीक है, यहाँ पे आईजी के कंसर्न पे दिया जाता है। और यहाँ पे अगर किसी का शादी वगैरह भी हो रहा है उस केस में भी ये पैरोल दी जाती है। अथॉरिटी अप्रूव्ड इमरजेंसी पैरोल शैल डिसाइडेड वेदर टू ग्रांट अंडर पुलिस एस्कॉर्ट और विद इन अ कंडीशन टू रिपोर्ट डेली टू लोकल पुलिस स्टेशन
एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्राइम कमिटेड बाय द प्रिजनर्स कंडक्टेड ड्यूरिंग द हिज स्टे। अब इनके साथ क्या होता है कि इन पे कंटिन्यू नज़र भी रखी जाती है और यहाँ पे एक स्कॉट भी दिया जाता है पुलिस का, ताकि इनके जो ऊपर जो टर्म एंड कंडीशन लगाई जाती है इन पे अच्छे से वो ध्यान से नज़र रख पाएँ। अब देखो, जो इंस्कॉट दी जाती है पुलिस की, ठीक है, इन पे नज़र रखने के लिए उनका जो एक्सपेंसेस होता है वो इस प्रिजनर्स के ही एक्सपेंसेस में से लिया जाता है, ठीक है, इन हिज रिलीज ऑन पैरोल, जब उनको पैरोल पे लिया जाता है। एंड अ प्रिजनर शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन रेगुलर और इमरजेंसी पैरोल फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर एक्सपायरिंग हिज लास्ट इमरजेंसी और रेगुलर पैरोल एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डेथ ऑफ हिज नियरेस्ट रिलेटिव मेंशन्ड अबव। देखो, अब जैसे मान के चलो किसी को पैरोल मिली, उसका पैरोल ख़त्म हो गया, तो अगले 1 साल तक उसको दूसरा पैरोल नहीं मिल सकता है, तब तक जब तक कि उसका कोई एकदम नियरेस्ट रिलेटिव का डेथ नहीं हो जाता है तब, ठीक है। इसके अलावा किसी और केस में उसको 1 साल के अंदर दोबारा दूसरा पैरोल नहीं मिलेगा। अब देखो, पैरोल के बारे में कई बार ये होती है कि सीआरपीसी के अंदर ये दिया गया होगा, क्योंकि सीआरपीसी में सारे प्रोसीजर दिए गए हैं, तो पैरोल जो है वो सीआरपीसी के किसी सेक्शन में नहीं दिया गया, यानी कि सेक्शन 432 के अंदर में कवर्ड नहीं है। ये हमें कब पता चलती है? ये हमें पता चली, देखो, सेक्शन 432 सीआरपीसी डील्स विद द पावर टू सस्पेंड एंड रिमिट सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे सस्पेंशन और रिमिट यानी कि सेंटेंस को कम करने की बात करी गई है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट आया था एक केस में, सुनील फूलचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में एक जजमेंट दिया और उसमें ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि पैरोल डज नॉट अमाउंट टू सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस को सस्पेंड करने की कोई तरीके की बात नहीं कही गई है पैरोल में। तो इससे ये क्लियर हो गया कि पैरोल जो है वो सेक्शन 432 के अंदर सीआरपीसी में नहीं आता है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ ये दिया जाता है कि पैरोल एक तरीके का करेक्शनल लीव होता है, ठीक। आई होप पैरोल और बेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जो भी क्वेरीज होंगी, आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर। मिहिर ठाकुर साइनिंग ऑफ।